अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं हिसाबी तसाद जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th एसएलसी का पहला चैप्टर है। देखो ये जो चैप्टर है, ये जो सबक है एसएलसी का, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो अब एसएलसी के बाद में भी जो है ना, अगर साइंस जा रहे हैं तो वहाँ भी इम्पोर्टेंट है। ओवरऑल अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हो तो ये टॉपिक जो है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। यानी ओवरऑल ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एज अ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देखो हिसाबी तसाद एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या है, सब कुछ जो है ना एक्सप्लेनेशन होगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है हिसाबी तसाद। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आज इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक से रिलेटेड सिर्फ दो ही चीजें कवर करेंगे ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। तो पहली चीज तो ये कि इसका तारुफ यानी इंट्रोडक्शन के हिसाबी तसाद किसे कहते हैं, किस तरीके का क्या है हिसाबी तसाद, ठीक है, इसे समझेंगे। दूसरी चीज जो है नहीं, उसे समझने के बाद जो है नहीं, हिसाबी तसाद को अंग्रेजी में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसी का मुखफ़िफ यानी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है एपी। एवरी टाइम जब भी एपी मैं बोलूँ तो समझ आ रहा है कि मैं बात कर रहा हूँ हिसाबी तसाद की, नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसमें हम कवर करने वाले हैं एपी की मियारी शक्ल और एपी का अनवार रुकन। आगे पता चलेगा ये क्या है। तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हम दो ही चीज कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि हिसाबी तसाद कहते किसे हैं। बहुत सी सिंपल सी चीज है। अगर तारुफ को देखेंगे तो हिसाबी तसाद ऐसे अदाद की फहरिस्त है जिसमें हर एक रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है सिवाय पहले रुकन के। तो बेसिकली एक चीज तो यहाँ पर समझ में आई कि हिसाबी तसाद है क्या। हिसाबी तसाद है एदाद की फहरिस्त है। एदाद की फहरिस्त कुछ भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर फहरिस्त लिखने का एक उसूल है। क्या उसूल है कि हर रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक स्पेसिफिक रूल है कि भाई तुम्हें अगला अदद अगर हासिल करना है तो पिछले अदद में एक फिक्स अदद जो है नी जमा करते हुए जो है नी हासिल करते हुए अगले अदद आपको क्या करने हैं, हासिल करने हैं। ये रूल का इस्तेमाल होना चाहिए। अगर किसी भी फहरिस्त में इस तरीके का रूल अगर है तो वो एक क्या है, हिसाबी तसाद है। किस तरीके का रूल के आगे जाने के लिए पिछले अदद में कुछ ना कुछ क्या है जमा करते हुए आगे बढ़ना है। या फिर हिसाबी तसाद को ऐसा भी बयान किया जा सकता है कि एक ऐसा तवातिर जिसके हर दो अरकान यानी हर दो मुतवातिर अरकान यानी लगातार अरकान, हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क क्या हो, एक मुस्तकिल अदद हो। इस फर्क को हिसाबी तसाद का क्या कहते हैं, मुश्तरक फर्क कहते हैं, यानी कॉमन डिफरेंस, जिसे डी से जाहिर किया जाता है। यानी दो तरीके से समझ में आ गई बात कि एक तो हिसाबी तसाद को हासिल करने के लिए, आयदाद की फहरिस्त हासिल करने के लिए पिछले अदद में से पिछले अदद में कुछ जमा करते हुए अगला अदद हासिल करना है। या फिर यूं कह लें कि हिसाबी तसाद के हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क क्या होता है, मुस्तकिल अदद होता है। यानी हर दो अदद, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक हिसाबी तसाद है 2, 4, 6, 8, 10। देखो आपको तो पता है 2 पहला रुकन है। यहाँ पर पहला रुकन लिखने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन दूसरा रुकन यानी 4 जो हासिल किया गया है इसे एक मखसूस उसूल के तहत हासिल किया गया है। मतलब 2 में एक अदद को जमा करते हुए 4 हासिल किया गया। आपको सबको पता है 2 में क्या जमा करने पर 4 हासिल होता है, 2 में 2 को जमा करने पर 4 हासिल होता है। तो इसी तरह जिस तरह से 2 में 2 जमा करते हुए 4 हासिल किया गया है, यही रूल आगे भी फॉलो होना चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि पहले अदद में कुछ जमा कर लिया, एक अदद हासिल कर लिया, अगले अदद में कुछ और जमा कर लिया, ये नहीं। कंडीशन क्या है, हर दो अदद का दरमियानी फर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। तो यहाँ पर रूल क्या है, यहाँ पर 2 लिखा गया है, 2 लिख कर क्या है, 2 आगे जमा करते हुए मतलब जमा करते हुए जा रहे हैं। तो यही रूल है। 2 में 2 जमा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 2 जमा करेंगे 6 आएगा, 6 में 2 जमा करेंगे तो 8 आएगा, 8 में 2 जमा करेंगे तो 10 आएगा। तो बहरहाल जो है ना, यहाँ पर जो है ना, 2 एदाद यानी 4 और 2 का जितना फर्क है वही 6 और 4 का भी है, वही 8 और 6 का भी है, वही 10 और 8 का भी है। यानी यहाँ पर हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क मुस्तकिल है। इसी को क्या कहते हैं, मुश्तरक फर्क कहते हैं। मतलब इस हिसाबी तसाद का मुश्तरक फर्क क्या है, 2 है।
तो यहाँ पर उसूल बहुत सिंपल है। देखें, 2 में 2 को जमा करेंगे इज इक्वल टू 4, अगेन 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6, 6 प्लस 2 अगेन इज इक्वल टू 8, 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10। अगर अगला आदत फिर हासिल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, देन इट इज प्लस 2 अगेन इक्वल टू क्या मिलेगा, इक्वल टू मिलेगा 12। ठीक है, तो इसे अगर आगे बढ़ना है तो पिछले रूप में जो है नहीं, जो भी मुस्तकल फर्क होगा उसे जमा करते हुए क्या करना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और मिसाल है 5, 2, -3, -4, -7। तो यहाँ पर उसूल क्या है, देखो उसूल हम बहुत आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो बेसिक आइडिया तो हमको पता है, क्या बेसिक आइडिया पता है, तो पहले अदद को लिखने का तो कोई रूल नहीं है, पहला अदद लिखा गया है, लेकिन पहले अदद में कुछ जमा करते हुए अगला अदद हासिल किया गया है। जैसे कि यहाँ पर पहला रुकन है 5, देखो पहले अदद को हम कहते हैं A1 फर्स्ट टर्म, दूसरे अदद को कहते हैं A2 यानी सेकंड टर्म, तीसरे अदद को कहते हैं A3 यानी थर्ड टर्म, देन चौथे रुकन को कहेंगे फोर्थ टर्म एंड ये फिफ्थ टर्म, ऐसे आगे सेम। छठे अदद को A6 कहेंगे, है ना। बहरहाल अरकान को जाहिर करने के लिए क्या करते हैं, A1, A2, A3, A4, A5 इसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर 1 क्या जाहिर करता है कि पहले मुकाम पर है, ये 2 क्या जाहिर करता है यहाँ पर दूसरे मुकाम पर, ये 3 क्या जाहिर करता है यहाँ पर तीसरे मुकाम पर है। तो बहरहाल यहाँ पर एक फहरिस्त दी गई है अदद की, एक हिसाबी तसाद है। देखो एक तो बात मालूम मतलब पता है कि ये 2 हासिल करने के लिए, 5 तो पहला अदद है, 5 तो ऐसे ही रैंडमली लिखा गया है, लेकिन 2 हासिल करने के लिए 5 में कुछ जमा किया गया है। क्या जमा किया गया है, ये किस तरह से पता करेंगे, देखो बहुत ही सिंपल है। फिर 2 से आगे -1 है, मीन्स 2 में यहाँ पर जो जमा किया गया है वही यहाँ पर भी जमा करते हुए जो है -1 हासिल किया गया है। -1 से आगे है -4, यानी इन दोनों के दरमियान जो अदद है जमा किया गया है उसी अदद को यहाँ पर भी जमा किया गया है। -4 से आगे है -7, तो यहाँ पर भी वही अदद को जमा करते हुए अगला अदद हासिल किया गया है। तो क्या आपको पता चला कि किस अदद को जमा करते हुए अगला अदद हासिल किया गया है? यस, इट इज वेरी सिंपल। तो यहाँ पर -3 को जमा करते हुए अगले अदद हासिल किए गए हैं। देखिए कैसे, तो यहाँ पर तो A1 इज इक्वल टू 5 था ना, तो A2 हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, A2 हासिल करने के लिए A1 में D को जमा करना पड़ेगा। ठीक है, यानी मतलब A2 इज इक्वल टू A1 प्लस D, दैट इक्वल्स टू इट इज 5 प्लस -3, दैट इक्वल्स टू 2। ठीक है, देखो है ना 2। तो इसी तरह A3 हासिल करने के लिए 2 में प्लस -3 को जमा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस -3, दैट इक्वल्स टू -1, दैट इज -1 हियर। सो अगेन A4 हासिल करने के लिए A3 में यानी -1 में अगेन प्लस -3 को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा -4, अगेन हियर इट इज -4, है ना। इसी तरह A5 इज इक्वल टू, फिर उसका पिछला A5 का पिछला रूप क्या होगा, A4 होगा, जो कि है हमारे पास -4 में वही अदद अगेन जमा करना पड़ेगा, दैट इज -3, सो ये हो जाएगा -7। तो बहुत ही सिंपल टेक्निक है कि हर पिछले अदद में एक फिक्स नंबर को जमा करते हुए क्या किया जाता है, अगले अदद को हासिल किया जाता है। तो बेसिक आइडिया तो वही है कि हर 2 मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क क्या है, सेम है। तो ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन कभी भी एक ऐसा मसला आ जाता है कि कभी किसी एक फहरिस्त दी गई हो और आपको जो है नहीं उस फहरिस्त को एपी है या नहीं पहचानना है, तो किस तरह से पहचानेंगे। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, जैसे कि डेफिनेशन क्या कहता है कि हर 2 मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब 9 और 5 में जो फर्क होगा वही क्या होगा 13 और 9 के बीच में होगा। अगर ऐसा होगा तो तब हम इसको एपी कहेंगे, अदरवाइज एपी नहीं कहेंगे। तो देखो यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 5 है, A2 इज इक्वल टू 9 है, A3 इज इक्वल टू 13 है। बहुत ही सिंपल है, अगले अदद में से पिछला अदद माइनस करेंगे, यानी हम कॉमन डिफरेंस देखेंगे, A2 दैट इज A2 माइनस A1 करेंगे, सो दैट इक्वल्स टू हो जाएगा 9 माइनस 5, दैट इक्वल्स टू 4। इसी तरह
हर दो अगले अदद लेंगे a3 माइनस a2, पिछला रुकन माइनस करेंगे। सो देयरफॉर ये a3 इज इक्वल टू 13 है माइनस a2 इज इक्वल टू 9 है, 13 माइनस 9 दैट इक्वल टू 4। यहाँ पर देखो कि पहले ये जो दो एदाद हैं इनका दरमियानी फर्क 4 है, इसी तरह 9 और 13 का भी दरमियानी फर्क क्या है, 4 है। मतलब 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पर a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 है। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है सो देयरफॉर ऑफ फेरिस को हम AP कहेंगे, देयरफॉर A एक AP है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक फेरिस दी गई है 2, 4, 8, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर A1 इज इक्वल टू 2 है, A2 इज इक्वल टू 4 है, A3 इज इक्वल टू 8 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन वही रूल अप्लाई करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, पिछले आदत अगले आदत में से पिछला आदत माइनस करेंगे, दैट इज 4 माइनस 2 दैट इक्वल्स टू 2, ठीक है। इसी तरह आगे A3 और A2 का फर्क देख लेते हैं, A3 माइनस A2 करते हुए, सो दैट इज 8 माइनस 4 दैट इक्वल्स टू 4। तो A2 माइनस A1 की कीमत है 2 और A3 माइनस A2 की कीमत है 4। तो देयरफॉर यहाँ पर फर्क सेम नहीं है, मतलब यहाँ से यहाँ पर एक रूल है बट यहाँ से यहाँ पर अलग रूल है। तो 2 में 2 को प्लस करते हुए 4 हासिल किया गया, बट 4 में 4 को प्लस करते हुए 8 हासिल किए गए। मतलब यहाँ पर एक रूल डिफरेंट है, यहाँ पर एक रूल डिफरेंट है। सो देयरफॉर जमा करने वाला अदद जो है नहीं मुस्तकल नहीं है, यानी दो अरकान का फर्क मुस्तकल नहीं है। सो देयरफॉर A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो देयरफॉर A एक AP नहीं है। बड़ा ही सिंपल सी टेक्निक है, ठीक है। सो इस तरह से हम AP दी गई फेरिस को AP है या नहीं जांचते हैं। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि अगर आपको AP जांचने के बजाय जो है ना ऐसा हो गया कि A की कीमत दी गई है, समथिंग A इज इक्वल टू 4 दिया गया, D की एक कीमत दी गई है, D इज इक्वल टू 3 दिया गया, तो AP लिखने के लिए कहा गया तो बड़ा ही सिंपल है। पहला आदत A यानी पहला आदत A1 कहो या A कहो, दोनों एक ही बात है। तो पहले आदत को लिखने के लिए तो कोई रूल नहीं है, 4 के आगे अगला आदत कैसा लिखेंगे, 4 प्लस 3 करेंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 है। फिर 7 के आगे वही रूल को फॉलो करना है, क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को ऐड करना है, प्लस 3 करना है, यानी ये हो जाएगा 7 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 10 है ना। तो फिर आगे वही फॉलो करना पड़ेगा, 10 को क्या करना, अगेन सेम कॉमन डिफरेंस ऐड करना है दैट इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पर हमारा AP क्या हो जाएगा 4 प्लस 7 सॉरी 4 कॉमा 7 कॉमा 10 कॉमा 13 कॉमा डैश डैश, ये हमारा AP हो जाएगा। तो AP लिखना और AP को पहचानना एक बड़ा ही सिंपल काम है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी जो है ना ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि AP की मियारी शक्ल क्या है, यानी जनरल फॉर्म, एक जो लिखने का तरीका है, जो AP में कुछ कॉमन चीज है उसे हम क्या करेंगे, जनरलाइज करेंगे। देखो यहाँ पर एक AP है 2, 5, 8, 11, 14, ठीक है। देखो यहाँ पर 2A1 है, 5 को A2 कहेंगे, 8 को A3 कहेंगे, 11 को A4 कहेंगे और 14 को A5 कहेंगे, ठीक है। रूल तो वही रहेगा, ठीक है। तो जनरल फॉर्म कैसा क्रिएट करेंगे, कैसा बनाएंगे, देखो A1 को मैंने कहा A1 इज इक्वल टू A भी कह सकते हैं दैट इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा 2 के बाद में 5 को हासिल करने के लिए क्या क्या गया है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है पहले देख लेंगे, ठीक है। 2 में क्या जमा करने पर 5 हो गया, 2 में 3 को जमा करने पर 5 आएगा। इसी तरह 5 में क्या जमा करने पर 8 आएगा, ठीक है। 5 में 3 को जमा करने पर 8 आएगा, 8 में क्या जमा करने पर 11 आएगा, प्लस 3 जमा करने पर 11 आएगा, 11 में क्या जमा करने पर 14 आएगा, प्लस 3 जमा करने पर 14 आएगा, यानी हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क 3 है। सो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस की कीमत है 3, ठीक है। ये बात याद रखना जरूरी है। जब हम A2 लिखते हैं तो A2 लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका पिछला आदत क्या है A1 है, यानी A, इसमें क्या करते हैं, इस पर को जमा करते हैं प्लस D, तो ये क्या हो जाएगा
a प्लस डी, यानी इट इज 2 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो इसके बाद वाला जो अदद है A3 लिखने के लिए क्या करते हैं हम, A2 में D को जमा करना पड़ेगा है। देखो जैसे हमें A1 मिला था 2, A1 हमने लिखा था 2, A2 हासिल करने के लिए हमें 3 को जमा किया, इसी को A2 हासिल होने के बाद में A3 मालूम करने के लिए क्या पड़ेगा, A3 मालूम करने के लिए जो यहाँ पर जमा किया गया था यहाँ पर भी वही होगा, सेम अदद को आगे कैरी जमा करते जाना पड़ेगा। तो A2 हासिल करने के लिए फिर प्लस 3 करना पड़ेगा, मतलब वही रुकन यानी D सेम ऐड करना पड़ेगा, A2 प्लस D। सो A2 की कीमत क्या है, A2 की कीमत है A प्लस डी, तो ये हो गया और एक प्लस डी। ठीक है, मतलब इसको मैंने इससे रिप्लेस कर दिया A प्लस डी, तो ये क्या हो गया A प्लस 2D, यानी A3 मालूम करने के लिए A में यानी पहले रुकन में 2 बार D को जमा करना पड़ेगा है, यहां से यहां जंप होने तक क्या है 2 बार D है, दिस वन और दिस वन, मतलब 3 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 6, 2 प्लस 6 8 है ना, सो दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 2 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 6 कितना हो गया 8 हो गया। सो इसी तरह A4 इज इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा, देखो A4 यहाँ पर है 11 हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा 8 में फिर वही अदद को जमा करना पड़ेगा प्लस 3, यानी यहाँ पर प्लस 3 क्या है, यहाँ पर प्लस 3 और डी की कीमत है, सो देयरफॉर A4 का क्या लिखेंगे हमें A3 में प्लस हमें क्या करना पड़ेगा डी को जमा करना पड़ेगा। सो दैट इक्वल्स टू A3 यहाँ पर मौजूद है, क्या है कि वो है A प्लस 2D, तो इसे हम लिखेंगे A प्लस 2D, तो ये यहाँ का प्लस डी एज इट इज इधर, सो देयरफॉर ये हो गया A प्लस 3D। तो बहुत ही सिंपल है, A4 AP में चौथा रुकन हासिल करने के लिए A में 3 मर्तबा D को जमा करना पड़ेगा, यानी D का 3 गुना जमा करना पड़ेगा, सो दैट इक्वल्स टू हो जाएगा 2 प्लस 3 इंटू 3 दैट इक्वल्स टू 9, ये 9 हो गया, 9 प्लस 2 क्या हो गया 11 हो गया। ठीक है, सो देन आते हैं A5 को, देखो A5 मींस दिस वन 14, तो फिर A5 को हासिल करने के लिए A4 में क्या करना पड़ेगा, अगेन वही अदद जमा करना पड़ेगा प्लस 3, यानी फिर D को जमा करने का पड़ेगा। सो हम इसे A5 को कैसा लिख सकते हैं, दैट इज A4 प्लस D, सो दैट इक्वल्स टू A4 की कीमत यहाँ पर मौजूद है A प्लस 3D, A4 को कैसा हासिल किया था A में 3 मरतबा D को जमा करते हुए, सो A4 को लिखेंगे हम A प्लस 3D, तो यहाँ का D एज इट इज प्लस D, सो दैट इक्वल्स टू ये हो गया A प्लस 4D, सो दैट इक्वल्स टू 2 प्लस 4 इंटू 3, ये 4 इंटू 3 12 हो गया, 12 प्लस 2 इज 14। ठीक है, तो यहाँ बहरहाल एक बात ये पता चलती है कि हर रुकन हासिल करने के लिए पहले रुकन में उस रुकन के मुकाम से एक कम मर्तबा डी को जमा किया जाता है। जैसे कि हमें दूसरा रुकन हासिल करना था तो हमने दूसरे रुकन से एक बार डी को जमा किया, तीसरा रुकन हासिल करना था तो हमने ए में 2 बार डी को जमा किया, मतलब इसके प्लेस से एक वैल्यू कम। A4 हासिल करना था, A4 हासिल करने के लिए A में 3 मर्तबा डी को जमा किया, यानी इसके प्लेस से एक वैल्यू कम। तो A5 हासिल करना था तो हमने A में 4 मर्तबा डी को जमा किया, मतलब इसकी प्लेस वैल्यू से, मतलब प्लेस से एक डी कम। तो अगर हम मान लें, देखो जनरल करने के लिए, अगर A हिसाबी तसाद का पहला रुकन है और अगर D मुश्तरक फर्क है, तो हिसाबी तसाद का जो जनरल फॉर्म होगा क्या होगा, हिसाबी तसाद का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो पहला रुकन लिखने के लिए कोई कंडीशन नहीं है A, तो अगला रुकन हासिल करने के लिए क्या कहेंगे हम, इस मुश्तरक फर्क को पिछले रुकन में जमा करना पड़ेगा, यानी A अगर पिछला रुकन है तो इसमें D को जमा करना पड़ेगा, तो A प्लस D हो जाएगा। फिर अगर तीसरा रुकन हासिल करना है तो क्या करना पड़ने वाला, दूसरे रुकन में फिर एक बार D को जमा करना पड़ेगा, तो दूसरा रुकन है A प्लस डी में एक और बार D को जमा करेंगे तो हो जाएगा A प्लस 2D। तो इसी तरह से ये फॉलो करता है। तो अगर इसी को हम फॉलो करेंगे तो हम क्या कहेंगे, इसका यंत्र टर्म मतलब एक जनरल टर्म मिलेगा, सो दैट इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देखो A तो सेम है, प्लस क्या लिखेंगे, देखो A4 है, A4 से एक प्लेस वैल्यू कम है, यानी ये हो जाएगा n-1, मतलब यहां से
ए की कीमत एक कम बार डी को जमा करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो है हिसाबी तसाद की जो है नी मियारी शक्ल है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसे याद रखना जरूरी है। सो स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रख ले, ठीक है, बेसिक आइडिया को याद रख लें, आगे बहुत ही मतलब आसानी होगी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म एपी का क्या है, अगर ए एपी का पहला रुकन है और डी मुश्तरक फर्क है तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा डैश 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 ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पर ए पहला रुकन है, ए प्लस डी दूसरा रुकन है, ए प्लस टू डी तीसरा रुकन है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया एपी का जनरल फॉर्म यानी मियारी शक्ल। तो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर एक सिचुएशन है, क्या सिचुएशन है, एक लड़का है सलमान, सलमान के पास 3000 रुपये, कितने रुपए, 3000 रुपये, बढ़िया है, और वो महाना इसमें 500 रुपये, वो महाना 500 रुपये इसमें जोड़ता है। तो क्या कर रहा है, सेविंग्स कर रहा है, मतलब उसके पास ऑलरेडी 3000 रुपये हैं, तो वो क्या कर रहा है, हर महीना जो है ना उसमें 500 रुपये जोड़ता जा रहा है। 12 महीने बाद सलमान के पास कुल कितनी रकम होगी। अगर हम इसे यूनिटरी मेथड लेके सॉल्व करें तो बहुत ही सिंपल है। देखो सलमान के पास मौजूद रकम कितनी है, 3000 है, ठीक है, अभी फिलहाल है उसके पास। तो उसके बाद वो क्या कर रहा है, महीना उसमें 500 रुपए जोड़ रहा है। तो महाना 500 रुपयों से 12 महीनों में जमा की गई रकम कितनी होगी, 12 इंटू 500 दैट इक्वल्स टू 6000 रुपये, ठीक है। तो 12 महीने बाद सलमान के पास मौजूद कुल रकम कितनी है, पहले थी 3000 रुपये, देन 12 महीनों में 500 रुपए के हिसाब से उसने 6000 और जमा कर लिए, तो ये हो गया 3000 जमा 6000 दैट इज 9000 रुपये। यानी 12 महीने बाद सलमान के पास क्या होंगे, 9000 रुपये होंगे, ठीक है। तो ये हो गई मतलब यूनिटरी मेथड, हमने जो है ना जनरल मेथड को इस्तेमाल करते हुए ये चीज हमने मालूम। क्या डायरेक्टली बता सकते हैं कि 12 महीने बाद उसके पास 9000 रुपये, ऐसा कोई तरीका है, ऐसा कोई है जिसके तरीके से, जिसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि 12 महीने बाद सलमान के पास कितनी रकम होगी, ठीक है। इसे जानने के लिए जो है ना हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखो ये जो चीज थी, ये जो सलमान वाली जो सिचुएशन थी, एक एपी को क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि उसने 3000 रुपयों से शुरुआत की, मतलब पहले महीने में उसके पास कितने हैं, 3000 रुपये हैं, ठीक है। तो अगले महीने में कितने होंगे, क्या होगा, इसने 500 रुपये जमा कर देने हैं, तो ये हो जाएंगे 3500। तो फिर अगले महीने में कितने हो जाएंगे, अगेन फिर 500 जमा कर देगा तो हो जाएंगे 4000 रुपये। फिर अगले महीने में कितने हो जाएंगे, फिर 500 ऐड कर देगा, ये हो जाएंगे 4500 रुपये एंड सो ऑन, ठीक है। तो हम जब पहुंचेंगे 12 महीने के बाद यानी 13वें महीने में जब पहुंचेंगे तो उसके पास हो जाएंगे 9000 रुपये, ठीक है। तो लेकिन देखो यहाँ एक एपी क्रिएट हो रहा है ना, मतलब देखो हर दो मुतवातिर अरकान का दरमियानी फर्क सेम है, तो एक एपी है। तो हमें चाहिए कि एक ऐसी चीज, एक ऐसा टर्म मौजूद हो हमारे पास जो कि डायरेक्टली इसके 12 महीने बाद वाली जो है सेविंग को बता दे। तो क्या हो सकती है वो टर्म, देखो मान लीजिए कि A1, A2, A3, डैश 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 एक एपी है, मान लेंगे थोड़ी देर के लिए A1, A2, A3 क्या है, एपी है, जिसका पहला रुकन A है और मुश्तरक फर्क D है, दिया गया पहला रुकन यानी A1 इज इक्वल टू A है और कॉमन डिफरेंस क्या है, D है। सो देयरफॉर देखो हमने जनरल फॉर्म में सीखा था, तो पहला रुकन A हो गया, दूसरा रुकन क्या हो गया, दूसरा रुकन हासिल करने के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, दूसरा रुकन हासिल आगे बढ़ने के लिए डी को जमा करना पड़ेगा। तो दूसरा रुकन हासिल करने के लिए A2 इज इक्वल टू A प्लस डी, ठीक है। इसी तरह दूसरे रुकन से आगे बढ़ने के लिए तीसरे रुकन, पिछला रुकन यानी A प्लस डी में फिर क्या करना पड़ेगा, डी को जमा करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा A प्लस डी। इसी तरह A4 चौथे रुकन को हासिल करने के लिए तीसरे रुकन में, थर्ड रुकन में प्लस फिर डी को जमा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा A प्लस डी प्लस डी प्लस डी।
सो इसी तरह इसे हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हो जाएगा nth टर्म यानी an, जिसे n से जाहिर किया गया है। an इज इक्वल टू a प्लस डी प्लस डी प्लस डी प्लस डैश डैश डैश। कितनी मरतबा डी को जमा करेंगे? यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, ये क्या लिखेंगे हम? a4 इज इक्वल टू लिखेंगे a प्लस 1 2 3, 3 डी है तो 3d हो गया। देखो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इक्वल्स टू a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसी तरह a3 इज इक्वल्स टू क्या हुआ था? a3 इज इक्वल्स टू हो गया था a प्लस 2d, दैट इक्वल्स टू इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a2 इज इक्वल्स टू क्या हो गया था? a प्लस d हो गया था, तो इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। a1 इज इक्वल्स टू a था, इसे ऐसा भी लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। देखो बहरहाल हम जो भी रुकन मालूम करते हैं, जैसे कि a4 है, a4 मालूम करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? a में उसके मुकाम से एक कम मर्तबा d को जमा कर रहे हैं, सो दैट इज 4 माइनस 1। इसी तरह a3 मालूम करने के लिए क्या कर रहे हैं हम? d को उसके मुकाम से एक बार कम, यहाँ पर 3 है तो हम 2 बार d को जमा कर रहे हैं, दैट इज a प्लस 2d, दैट इज 3 माइनस 1। ठीक है, देखो दूसरा रुकन मालूम करने के लिए d को एक बार जमा किया जा रहा है, यानी उसके मुकाम से एक कम, दैट इज a प्लस 2 माइनस 1। देखो मुकाम से एक कम, दैट इज 2 माइनस 1। देखो a1 इसका तो कोई रूल नहीं है, इसे लिख सकते हैं a प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0, 0 इंटू डी क्या हो जाएगा? 0। तो इसी तरह अगर इसे कंटिन्यू करूं, अगर a5 लिखूं तो क्या करना पड़ेगा? a प्लस इससे एक मर्तबा कम, दैट इज 4d, दैट इज इसे कैसे लिखेंगे? a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अगर आगे बढ़ेंगे तो a6 आएगा, a6 कैसे लिखेंगे? a प्लस इससे एक कम d यानी 5d, सो दैट इक्वल्स टू a प्लस इसे कैसे लिखेंगे? 5 को 6 माइनस 1 इंटू डी। देखो बहरहाल इसके मुकाम से एक कम, यानी 6वां मुकाम था 6 माइनस 1। इसी तरह a7 एक कम, a प्लस 7 है तो हम कितने बार d को जमा करेंगे? 6 टाइम d को जमा करेंगे, दैट इज a प्लस 6d। तो इसे कैसा लिखेंगे? मतलब रुकन के मुकाम से a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जब ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे तो हम पहुंचेंगे an, एक जनरल टर्म को पहुंचेंगे। सो देयरफॉर यहाँ पर उसका मुकाम है n, तो हम कितने बार d को जमा करेंगे? हम n माइनस 1 मुकाम से एक बार कम d जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो है हिसाबी तसाद का nवां रुकन है, ये बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज है। nवां रुकन किसका? एपी का, यानी हिसाबी तसाद का nवां रुकन भी कह सकते हैं, या तो nवां रुकन मालूम करने का जाबिता भी कह सकते हैं, या तो इसे जनरल टर्म या तो आम रुकन भी कह सकते हैं। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जाबिता आप बर्जुबानी याद कर लें। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये था एपी का इंट्रोडक्शन। तो हमने अभी इस पूरे वीडियो में जो भी सीखा है उससे थोड़ा जो है रिकैप कर लेते हैं। इस क्लास में हमने तीन मंदरजाल बातें सीखी हैं। क्या सीखी हैं? कि एक तो हमने समझा है कि हिसाबी तसाद किसे कहते हैं। देखो हिसाबी तसाद एक ऐसे अदाद की फहरिस्त है जिसमें हर रुकन इसके पिछले रुकन में कोई मुतय्यन अदद जमा करके हासिल किया जा सकता है, सिवाय पहले रुकन के। मुतय्यन अदद डी मुश्तरक फर्क कहलाता है। ठीक है, दूसरी बात हमने एपी का जनरल फॉर्म सीख लिया, यानी मियारी शक्ल सीख ली, जिसे उमूमी शक्ल भी कहते हैं। एपी की उमूमी शक्ल क्या है? a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह हमने तीसरी चीज जो इसमें सीखी है वो एक एपी का nवां रुकन है। ये जाबिता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये थी आज जो है ना एपी के बारे में एक इंट्रोडक्टरी क्लास। सो आगे जो है ना हम इससे मुताल्लिक मश्क भी हल करेंगे। तो अगर मालूमाती लगे वीडियो तो पसंद कर लेना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब भी करना मत भूलना, और अगर दूसरों का भला चाहते हैं तो उसे शेयर भी कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सेफ रहो, सुरक्षित रहो। अल्लाह हाफिज।